हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है। एक परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान पूछा जाता है और एक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार सुन लेना है। आप इतना जरूर समझ जाओगे कि आप एग्जाम में अच्छे लिख कर क्या होगा और अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। ठीक है, देखो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान है। परंपरावादी का मतलब होता है पहले, और आधुनिक अगर बोल दिया तो आधुनिक का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो हमें बोल रहा है परंपरावादी मतलब पहले का राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देना है। ठीक है, पहले की राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देना है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक विज्ञान की। राजनीतिक विज्ञान दो प्रकार की होती है, एक पहले की और एक बाद की। तो हमें पहले के बारे में पूछा है। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा सबसे पहले क्या चीज़, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, ना पहले का ना बाद का, पहले राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के रूप में और दूसरा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के रूप में। परंपरागत मतलब होता है दोस्तों पहले, आधुनिक मतलब होता है बाद में। अब देखो, अब ये पहले और आधुनिक की बहुत आपको उलझाएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, जब व्यवहारवाद हुआ ना, यानी कि जब मानव के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, उसके पहले जो चीज़ें था वो परंपरागत था और उसके बाद वाले आधुनिक था। ठीक है, जब मानव विकास करने लगा, मानव के जीवन में परिवर्तन होने लगा, मानव के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा, तो मानव के व्यवहार में परिवर्तन होने की जो बाद की स्थिति है वो हमारा आधुनिक कहलाता है। और जो व्यवहार नहीं, मानव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसके पहले की स्थिति यानी कि बहुत पहले की स्थिति को परंपरागत बोलते हैं। अब ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि परंपरागत कहाँ क्या होती है और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान क्या होती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो अब आते हैं परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। देखो, यहाँ पे दो प्रकार की होती है, आपको भी पता है, परंपरागत और आधुनिक। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में पूछा है परंपरागत के बारे में, आधुनिक के बारे में नहीं पूछा है। होता तो दो है, परंपरागत और आधुनिक, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का, तो सिर्फ हम वन पॉइंट को ही पढ़ेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। तो देखो, राजनीतिक विज्ञान प्राचीन विषय, प्राचीन मतलब पुराना विषय, आप सभी को पता है राजनीतिक विज्ञान पुराना विषय है और ये होता है दो गो, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन विषय है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से अभिप्राय वह राजनीतिक विज्ञान है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था, यानी कि जो मानव के व्यवहार में जो क्रांति आया था, इसके बाद वाला को तो हम लोग आधुनिक बोलते हैं, लेकिन मानव के व्यवहार में जो क्रांति आया था इसके पूर्व, यानी कि पहले जो प्रचलित था, जो शासन व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित था, उससे हम बोलते हैं परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान। ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नीचे देखो, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान को तीन अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमको पहले के बारे में पढ़ना है, यानी कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना। ठीक है, पहले के बारे में पढ़ना, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के बारे में। अब ये परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान को हम लोग तीन तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान को तीन अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला, राज्य के आधार पे, यानी राज्य के आधार में जब हम लोग परिभाषित करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देंगे, राज्य को। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाएगा, राज्य। फिर दूसरा हम लोग किसके रूप में परिभाषित करेंगे, सरकार के अध्ययन के रूप में, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका होगा, सरकार का। और तीसरा, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, यानी कि दोनों, राज्य और सरकार, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ राज्य इंपॉर्टेंट होगा। राज्य का मतलब होता है दोस्तों देश। हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, ऐसा नहीं कि राज्य मतलब झारखंड बिहार हो गया, नहीं। राज्य का मतलब होता है देश, जैसे भारत देश में तो ये राज्य है, पॉलिटिक्स में ऐसा ही यूज किया जाता है। ठीक है, सरकार के अध्ययन के रूप में, जिसमें सरकार इंपॉर्टेंट होगा, और तीसरा में राज्य और सरकार दोनों इंपॉर्टेंट होगा, मतलब हमारा देश भी और सरकार भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीन चीज रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के रूप में। अब आते हैं पहला, यहाँ पे तीन चीजें ध्यान से देखो, राज्य के आधार के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में कि इसमें क्या बताया गया इसमें, तो राज्य के अध्ययन के रूप में
विद्वान यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे विद्वान होगा। राज्य के अध्ययन के रूप में विद्वान द्वारा दिया गया परिभाषा कि राज्य के अध्ययन के रूप में अलग अलग विद्वान, विद्वान मीन्स हो गया राजनीति शास्त्री, यानी कि जो पहले के विचारक थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जिसने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दिया। तो किसके रूप में? राज्य के अध्ययन के रूप में। तो राज्य के अध्ययन के रूप में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया है। पहला विद्वान कौन है? गर्नर के अनुसार से, दूसरा जेम्स के अनुसार से। तो ये विद्वान का नाम है, ठीक है। तो इसने क्या कुछ बताया? अब ये सब जब परिभाषा देंगे तो किसको इंपॉर्टेंट देंगे? राज्य को, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के अध्ययन के रूप में, ठीक है। तो गर्नर ने क्या बताया? राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा कैसे दिया? तो गर्नर ने बताया कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। देखो राज्य को इंपॉर्टेंट मिल गया ना यहाँ पे कि राजनीतिक जो विज्ञान है इसका शुरुआत और अंतिम दोनों का दोनों राज्य से ही होता है। तो यहाँ पे राज्य को इंपॉर्टेंट मिल गया। दूसरा देखते हैं जेम्स के अनुसार, ये भी राज्य को ही इंपॉर्टेंट देगा क्योंकि ये राज्य के अध्ययन के रूप में ही अंदर आता है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। देखो इसने क्या कहा? जो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य का ही विज्ञान है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने सारे विद्वान परिभाषा दे रहे हो सबको किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? राज्य को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो गर्नर ने भी राज्य को इंपॉर्टेंट दिया, जेम्स ने भी ये राज्य को इंपॉर्टेंट दिया। और तीसरा देखते हैं गुडनाम के अनुसार से, ये गुडनाम ने क्या कहा, ठीक है। तो यह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं। देखो इसने क्या कहा कि यह जो राजनीतिक विज्ञान है ना वो उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि ये राज्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। यह राज्य की स्थिर और प्रगतिशील, स्थिर मतलब जो रुका हुआ रहता है, प्रगतिशील मतलब जो चलता है, यानी राज्य रुका हुआ है या तो राज्य चल रहा है, ये दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है कि राज्य कैसा है, मतलब राज्य कहाँ पे है, विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चल रहा है कि रुका हुआ है, ये इसका अध्ययन करता है कौन? राजनीतिक विज्ञान। ये किसका कहना है? गुडनाम के अनुसार से। तो ये जो तीनों व्यक्ति थे, तीनों विद्वान थे, तीनों का तीनों ने राज्य को ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग चलेंगे सरकार के अध्ययन के रूप में। तो इसमें जितने सारे विद्वान होंगे वो सब सरकार को इंपॉर्टेंट देंगे, राज्य को नीचे दिखाएंगे, ठीक है, और राज्य को कम इंपॉर्टेंट देंगे और सरकार को अधिक इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ बताया गया? देखो बताया गया कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं। मतलब क्या चीज़? राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं। मतलब ये राज्य के अध्ययन को जोर नहीं देते हैं बल्कि सरकार के अध्ययन को जोर देते हैं। उनके अनुसार राज्य तो केवल एक अमूर्त इकाई है। मतलब इन विद्वानों का कहना है कि राज्य कुछ नहीं है, राज्य तो एक अमूर्त इकाई है। अमूर्त मतलब जिसमें जान नहीं हो, मतलब जिसका वैल्यू ना हो, ठीक है। ये तो एक अमूर्त इकाई है, उसका बोध सरकार के माध्यम से होती है। मतलब अगर राज्य का बोध होता है, राज्य के बारे में अगर कोई जानता है तो सरकार के माध्यम से जानती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सरकार को दिया जा रहा है, ठीक है। देखो जेम्स के अनुसार, यहाँ पे जेम्स क्या कहते हैं? और एक दूसरा व्यक्ति है ली कांक, ठीक है। जेम्स कहता है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है लेकिन राज्य में सरकार भी निहित होती है। देखो जेम्स क्या कहते हैं पता है? जो राजनीतिक विज्ञान है ना वो राज्य का विज्ञान है। ये व्यक्ति यहाँ पे कह रहा है, इसका कोई गलती नहीं है, ये कह रहा है कि ये राजनीतिक विज्ञान राज्य का ही विज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा राज्य में सरकार भी तो शामिल होती है ना। इनका ये कहना है। मतलब इसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि ये भी राज्य को ही इंपॉर्टेंट दे रहा है लेकिन हल्का हल्का सरकार को भी दे रहा है, ठीक है। कि ठीक है ये जो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य का विज्ञान है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ आखिर राज्य में शामिल कौन होता है? सरकार भी तो शामिल होती है ना। तो सरकार भी एक तरह से क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिंग कांक के अनुसार इसने क्या कहा? इसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है। इसने सीधा सीधे बच्चों जैसा बोल दिया कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, यानी कि इसमें राज्य को भी इंपॉर्टेंट मिलेगा और सरकार को भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ बताया गया, चलो देखते हैं। इसमें बताया गया कि राजनीतिक विज्ञानों के कुछ विचारकों का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है ना। कुछ ऐसे भी विचारक थे जिसका कहना था राज्य का अध्ययन है, तो किसी का कहना था सरकार का अध्ययन है। कुछ ऐसे भी शामिल थे जो कहा राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इन विद्वानों का कहना है कि एक के बिना दूसरे का कल्पना नहीं किया जा सकता है, कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं कर सकते और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए दोनों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन सा विद्वान आ गया है, चलो देखते हैं। पहला विद्वान है गिल क्राइट्स के अनुसार। तो इसने क्या कहा? गिल ने क्या कहा? इसने कहा राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है ना वो राज्य का भी और सरकार दोनों की क्या समस्याएं इसका अध्ययन करके जनता तक पहुंचाती है। मतलब राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो राज्य का भी और सरकार का, दोनों का।
फिर नेक्स्ट है आशीर्वादम के अनुसार, इसने क्या कहा, राजनीतिक विज्ञान राज और शासन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, राजनीतिक विज्ञान राज और शासन, शासन मतलब होता है वही जिसको हम लोग सरकार बोले, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान राज और शासन मतलब वही होता है सरकार, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान राज और सरकार दोनों का ही विज्ञान है, ठीक है, ये वेरी सिंपल बात है। अब नेक्स्ट देखो नीचे, राजनीतिक विज्ञान के उपयोग सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि सभी परिभाषाएं अपूर्ण हैं। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा टाइप किए तो इसको माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट बताइए कि देखो नीचे सबसे बताइए कि राजनीतिक विज्ञान के उपयोग सभी परिभाषाओं, उपयोग मतलब ऊपर जो जितने सारे परिभाषा पढ़ा है इससे साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि सभी परिभाषाएं जो अपूर्ण है, मतलब कोई भी एक पूर्ण नहीं है, सबका सब परिभाषा क्या अपूर्ण है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं बताओ, तो ठीक है हम बताने जा रहे हैं कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की कल्पनाएं होने के साथ साथ मानकात्मक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं, ठीक है। मतलब देखो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता क्या, तो देखो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान जो है ना वो एक कल्पनात्मक होने के साथ साथ एक ये मानकात्मक भी है, ठीक है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो ये परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान एक कल्पनात्मक भी है, मतलब कल्पना करते हैं, जो हम लोग मन में कुछ कल्पना करते हैं वो भी है, और एक हमारा क्या मानकात्मक भी है, ठीक है। कल्पना करते हैं वो भी, और एक मन की जो होता है कात्मक वो भी, ठीक है। मानकात्मक और कल्पनात्मक दोनों है। अब देखते हैं इसका विशेषता क्या क्या। तो पहला इसका विशेषता कल्पनात्मक, अभी जैसा कि मैंने इसके ऊपर में ही देखा ये क्या है, कल्पनात्मक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उससे कल्पना को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। मतलब क्या कि कोई भी चीज़ों के इनका जो विषय होता है राजनीतिक विज्ञान में, वो सबसे पहले कल्पना किया जाता है, अपने मस्तिष्क में मन में सोचा जाता है और फिर उससे रचनात्मक रूप दिया जाता है, कि फिर उसको लिख दिया जाता है। मतलब पहले सोचा जाता है और फिर उसको लिखित रूप दे दिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कल्पनात्मक, पहले सोचो फिर बाद में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या, राज्य को नैतिक संस्था मानता है, यानी कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है इसका दूसरा विशेषता है कि ये राज्य को नैतिक संस्था मानती है, ठीक है। तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ये जो वैज्ञानिक होते हैं, इसके जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं कि एक ऐसा संस्था है, नैतिक संस्था है, मतलब राज्य को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। तीसरा संकुचित अध्ययन, संकुचित मतलब होता है छोटे लेवल पर अध्ययन, जैसे कोई व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों को सोच पाता है, बड़े चीज़ों को सोच नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इसके मन में जो सोचने की क्षमता वो संकुचित है, मतलब छोटे लेवल को हम लोग संकुचित बोलते हैं, ठीक है। तो यह अध्ययन क्या राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है, मतलब कहा गया है कि जो ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है ना, इसका जो अध्ययन है ना वो पश्चात क्या है, संकुचित है। क्यों, क्योंकि ये मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है, क्योंकि इससे आगे तक का ये ध्यान ही नहीं दिया है, इसका मतलब ये संकुचित अध्ययन है, छोटा लेवल पर। एंड नेक्स्ट बताया गया हमारा चौथा पॉइंट, दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। अब देखो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है ना वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। क्यों, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा यहाँ पे भाग दर्शन लिखा गया, ठीक है। मार्गदर्शन शास्त्र यहाँ पे है भाग दर्शन शास्त्र, यहाँ पे एक साथ लिखा गया, ठीक है। ध्यान देना कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा भाग जो है ना, बहुत बड़ा भाग किसका, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का बहुत बड़ा जो भाग है ना वो क्या है, दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ों का बात हो रहा है, एक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और एक दर्शन शास्त्र। तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, मतलब इससे हिला हुआ है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान पर दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है, मतलब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के ऊपर दर्शन शास्त्र इस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि हमें राजनीतिक विज्ञान दर्शन शास्त्र के एक उप शाखा जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है सो और एक दर्शन शास्त्र है सो, ये दोनों अलग अलग शाखा है, यानी कि दर्शन शास्त्र के ऊपर एक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान शाखा है और इसके नीचे एक दर्शन शास्त्र शाखा, मतलब दोनों लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो दोनों एक ही शाखा, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इस वीडियो में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और इसकी विशेषता, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में अपना राय जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।